हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी कांतारा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन सिनेमा की बेस्ट मूवी है। ये मूवी 2022 में ही रिलीज हुई है और IMDb पर इसे 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका एक्शन देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये मूवी एक मास्टरपीस है। तो चलिए आपको इस मूवी की कहानी सुनाते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1847 में एक राजा हुआ करता था जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो लोगों का ख्याल रखता था। उस राजा के पास बहुत दौलत थी, लेकिन उसके पास दिल का सुकून नहीं था। दिल के सुकून को ढूंढने के लिए वो बहुत सारे मंदिरों में जाता है, बहुत सारे साधुओं के पास जाता है, लेकिन फिर भी उसे कहीं पर मन की शांति नहीं मिलती। तभी एक दिन एक पंडित उसे बताता है कि उसे अकेले ही एक सफर पर निकलना होगा और अलग अलग पूजा स्थलों पर जाकर अपने मन की शांति को ढूंढना होगा। जहाँ पर भी उसे मन की शांति प्राप्त होगी, उस चीज को उसे घर लाना होगा। ये बात सुनने के बाद राजा अकेले ही इस सफर पर निकल जाता है। इस सफर में वो बहुत सारे पूजा स्थलों पर जाता है और बहुत सारे साधु संतों से मिलता है, लेकिन बहुत देर तक अकेले सफर करने के बाद भी उसे कहीं पर मन की शांति नहीं मिलती। इस सफर पर उसे बहुत टाइम बीत जाता है। एक दिन राजा एक जंगल में चल रहा था, तभी वो एक पूजा स्थल पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर के पास पहुंचने पर राजा को मन की शांति प्राप्त हो जाती है। वो वहीं पर अपनी तलवार को नीचे रख देता है और राजा मन में ही इरादा कर लेता है कि वो इस पत्थर को अपने महल में लेकर जाएगा ताकि उसे हमेशा इस पत्थर से शांति प्राप्त होती रहे। लेकिन तभी वहां पर गांव के लोग आ जाते हैं जो राजा को बताते हैं कि आप इस पत्थर को नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो लोग इस पत्थर को पूजा करते थे। वो लोग इस पत्थर को देवा पंजुडली कहते थे। वहाँ के लोग राजा को बताते हैं कि आपको यहाँ से जो भी चाहिए वो सब आप ले जाइए, लेकिन ये पत्थर आप नहीं ले जा सकते। तभी वहाँ पर मौजूद एक गाँव वाले के अंदर देवा आ जाता है जो राजा को बताता है कि तुम इस पत्थर को ले जा सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरी चीख सुनाई देगी वहाँ तक तुम्हें जमीन इन गाँव वालों को देनी होगी। मेरे आने से तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आत्मिक शांति प्राप्त होती रहेगी, लेकिन मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे और अगर कभी मेरी सेवा में कोई गलती हुई तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिगा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राजा ये बात सुनकर इसके लिए तैयार हो जाता है और उस पत्थर को अपने महल में स्थापित कर देता है। इसके बाद राजा को देवा पंजुडली की मदद से मन की शांति प्राप्त होती रहती है और यहाँ से कहानी अब 1970s में आती है। अब यहाँ पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कर्नाटका के कोस्टल रीजन के कल्चर के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको मूवी की स्टोरी अच्छे से समझ आए। उडुपी मैंगलोर साइड में लोग देवा को मानते हैं। वो देवा को एक भगवान की तरह पूजते हैं। उनका मानना है कि देवा उन्हें हर संकट से बचाता है। देवा को प्रसन्न रखने के लिए वो लोग एक डांस करते हैं जिसका नाम भूताकोला है। भूताकोला के दौरान देवा भूताकोला करने वाले को पजेस कर लेता है और उसी के द्वारा देवा लोगों को ब्लेसिंग्स देता है। भूताकोला करने की जिम्मेदारी एक ही परिवार पर होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी भूताकोला करने वाला चेंज होता है, लेकिन वो एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। दरअसल इस रीजन में देवा भगवान को कहते हैं और अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग भगवानों को माना जाता है, जैसे पंजुडली, गुलिगा, कलकुड़ा और इत्यादि। और इस साइड में भूताकोला करके ही अपने अपने भगवानों को प्रसन्न किया जाता है। और तुलुनाडु साइड में लोग अभी भी अपने इस पुराने कल्चर को फॉलो करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, 1970s में एक जगह पर भूताकोला चल रहा था जिसमें शिवा नाम के लड़के का फादर भूताकोला कर रहा था। इस भूताकोला में राजा का एक वंशज भी होता है जो अपनी जमीन वापस लेने के फिराक में होता है। वो गांव वाले से कहता है कि मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए, लेकिन वो गांव वाला उसे बताता है कि इस तरह देवा नाराज हो जाएंगे। राजा का वंशज कहता है कि अगर तुम मेरी जमीन वापस नहीं करोगे तो मैं कोर्ट जाकर अपनी जमीन वापस ले लूंगा। ये बात भूताकोला करने वाला आदमी सुन लेता है और उसी वक्त उसके अंदर देवा प्रकट हो जाता है। देवा उस आदमी को बताता है कि तुम अपनी जमीन वापस ले लोगे, लेकिन इससे तुम्हारे मन की शांति हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि ये जमीन मन की शांति के लिए गांव वालों को दी गई थी। इस बात पर राजा का वंशज कहता है कि मैं अपनी जमीन वापस लेकर रहूंगा। अगर गांव वाले मुझे जमीन वापस नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट तक चला जाऊंगा। यहाँ तक कि वो राजा का वंशज
दैवा का मजाक भी उड़ाता है। इस बात से दैवा बहुत नाराज हो जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हारा फैसला कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, और रही बात मेरी, तो मैं आज के बाद कभी किसी को दिखाई नहीं दूंगा। इसके बाद दैवा एक मशाल लेकर जंगल के अंदर चला जाता है, और जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर दैवा शिवा के बाप को लेकर अचानक से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो राजा का वंशज भी कोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़ते ही खून की उल्टी कर देता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और यहाँ से कहानी 1990s में आती है और हम देखते हैं कि शिवा अब बड़ा हो चुका है। शिवा अपने गांव में होने वाली बफेलो रेस में पार्टिसिपेट करता है। इस बफेलो रेस के दौरान शिवा बहुत तेज भागता है और वो रेस को जीत भी जाता है। लेकिन इसी गांव में एक जमींदार रहता है। उस जमींदार के आदमी भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हालांकि वो शिवा से हार गए थे, लेकिन फिर भी जमींदार को खुश करने के लिए गांव वाले उसी के आदमी को विजेता घोषित कर देते हैं, जबकि सभी लोगों को पता था कि रेस शिवा ने जीती है। इस बात पर शिवा को बहुत गुस्सा आता है और वो जमींदार के आदमियों से भिड़ जाता है। पिछले 3 साल से शिवा ही इस रेस को जीतता आ रहा था, इसीलिए जमींदार फिर से वो मेडल और पुरस्कार शिवा को सौंप देता है। दरअसल जमींदार शिवा को बहुत पहले से जानता है। शिवा उसके छोटे मोटे काम भी करता है। कभी कभी शिवा उस जमींदार के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और कभी कभी शिकार भी कर देता है, लेकिन ये सारे काम गैर कानूनी होते हैं। इसलिए काम करने के बाद जमींदार शिवा को पैसे देता है। इन गैर कानूनी कामों में शिवा के दोस्त भी उसका साथ देते हैं। शिवा को गांव में सभी लोग एक लुच्चा और लफंगा समझते हैं। शिवा दिन भर दारू पीता रहता है और सिगरेट फूंकता रहता है। अभी तक गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, सबकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है। उस फॉरेस्ट ऑफिसर को पता चलता है कि जंगल में पेड़ों को काटा जा रहा है और वहाँ के जानवरों को भी मारा जाता है, और गांव वाले भी जंगल की जमीन पर बसे हुए हैं। जंगल को बचाने के लिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर सख्त कदम उठाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिवा लगातार जंगल से पेड़ काटता रहता है और जानवरों का शिकार करता रहता है। लेकिन एक दिन शिवा को जंगल में गग्गरा की आवाज आती है और उसे एक आभूषणों से लदा हुआ सुअर दिखता है। दरअसल जब से उस देवा के साथ शिवा के फादर गायब हुए हैं, तब से शिवा को सपने में देवा दिखता है और कभी कभी जंगल में उसके साथ अजीब घटनाएं भी होती रहती हैं। शिवा और उस फॉरेस्ट ऑफिसर के बीच 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर को पता है कि शिवा ही जंगल से लकड़ियां काटता है। इसीलिए वो कई बार शिवा को ये सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन शिवा उसकी बात सुनने वालों में से नहीं था। यहाँ पर हम व्यूअर्स को साफ लगता है कि शायद वो फॉरेस्ट ऑफिसर शिवा के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। शिवा के गांव में लीला नाम की एक लड़की होती है जिससे शिवा बहुत प्यार करता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। लीला अभी अभी फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आई होती है, इसलिए शिवा उसे उसी जमींदार के पास लेकर जाता है और उसे फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती करने के लिए कहता है। जमींदार की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, इसलिए वो लीला को फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती करवा देता है। लीला जब पहले ही दिन ड्यूटी पर जाती है तो वो देखती है कि उनका फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ड्यूटी ज्वाइन करते ही फॉरेस्ट ऑफिसर लीला और बाकी सभी फॉरेस्ट गार्ड्स को उसी गांव में ले आता है ताकि वो गांव वालों के द्वारा किए गए इलीगल एनक्रोचमेंट को जंगल से हटा सकें। वो ऑफिसर गांव वालों को बताता है कि मैं इस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने वाला हूँ, इसीलिए जिसने जहाँ जहाँ पर भी अवैध कब्जा किया है उसे वो सब हटाना होगा। लेकिन इस बात के लिए गांव में से कोई भी आदमी तैयार नहीं था। इसी गांव में सुधाकर नाम का एक आदमी भी रहता है। शिवा और सुधाकर के बीच भी 36 का आंकड़ा है। सुधाकर खुद भी शिवा को मारना चाहता है। अब सुधाकर के आदमी और फॉरेस्ट ऑफिसर मिलकर उस एरिया को मार्क करते हैं जिस पर गाँव वालों ने अवैध कब्जा किया था। लेकिन ये बात शिवा को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो फॉरेस्ट गार्ड्स और सुधाकर के उन आदमियों के साथ भिड़ जाता है और यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड्स और गांव वालों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। अब अपनी जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट बनने से बचाने के लिए वो जमींदार एक दिन गांव में एक वकील को ले आता है ताकि वो गांव वालों की जमीन के प्रॉपर कागजात बना सके। वो कागजात ही एक ऐसी चीज थी जिससे सभी गाँव वाले अपनी जमीन को बचा सकते थे। सभी गाँव वाले अनपढ़ होते हैं, इसलिए वो जमींदार के कहने पर उन कागजात पर दस्तखत कर देते हैं। वो जमींदार और शिवा एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। जमींदार शिवा को अपने बेटे की तरह पालता है। जब भी वो रात में अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो वो शिवा को साथ लेकर जाता है। अब उस फॉरेस्ट ऑफिसर की नाक में दम करने के लिए शिवा रोज रोज जंगल में जाकर पेड़ काटता है और जानवरों का शिकार करता है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर और उसकी आर्मी को बहुत ज्यादा तंग करता है। एक रात शिवा जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ काटने के लिए जाता है, लेकिन ये बात सुधाकर को पता चल जाती है।
वो इस बात की खबर फॉरेस्ट ऑफिसर को दे देता है। फॉरेस्ट ऑफिसर सुधाकर को लेकर अपनी गाड़ी में उसी जंगल की तरफ निकल जाता है। शिवा उनकी गाड़ी को आते हुए देख लेता है और वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उस पेड़ की जड़ें कटी हुई थी, इसलिए वो सीधे उस फॉरेस्ट ऑफिसर की गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे वो फॉरेस्ट ऑफिसर जख्मी हो जाता है। इसके बाद पुलिस शिवा को हर जगह ढूंढने लगती है। पुलिस शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल देती है, जिस वजह से शिवा को जंगल में भागना पड़ता है। शिवा और उसके सारे दोस्त कई दिनों तक जंगल में ही रहते हैं। इस बीच लीला शिवा और उसके साथियों के लिए जंगल में खाना लेकर जाती है। लीला को शिवा और उसके दोस्तों की लोकेशन पता होती है, क्योंकि लीला शिवा से प्यार करती है, इसीलिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर को कुछ नहीं बताती। कभी कभी लीला से मिलने के लिए शिवा भी गाँव में आता है, लेकिन एक बार फॉरेस्ट ऑफिसर को ये बात पता चल जाती है। वो शिवा को चारों तरफ से घेर लेता है और फाइनली शिवा को अरेस्ट करने का उसका सपना पूरा हो जाता है। वो शिवा के साथ साथ उसके सभी दोस्तों को जेल में डाल देता है। शिवा का एक भाई भी होता है जिसका नाम गुरुआ है। गुरुआ शिवा से छोटा होता है। जब शिवा ने भूताकोला करने से मना कर दिया था तो गुरुआ ही तब से भूताकोला करता आया है। शिवा के अरेस्ट होने की खबर जब गुरुआ को पता चलती है तो वो रात में एकदम से उठकर उस जमींदार को कॉल करता है और उसे सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है। इसके अगले दिन ही जमींदार और गुरुआ की मुलाकात होती है। यहाँ तक हमें लग रहा था कि जमींदार एक अच्छा आदमी है और वो गांव वालों की मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। उसने गांव वालों से उन पेपर्स पर दस्तखत करवाकर उनकी सारी जमीन अपने नाम पर कर ली होती है, लेकिन अब वो अपनी इमेज बचाने की फिराक में होता है। इसलिए वो गुरुआ से कहता है कि अगली बार जब तुम भूताकोला करोगे तो तुम गाँव वालों से कहना कि वो अपनी जमीन मुझे सौंप दे। गाँव वालों को लगेगा कि तुम्हारे अंदर देवा आ चुका है और वही उन्हें अपनी जमीन मुझे सौंपने के लिए कह रहा है और वो चुपचाप मुझे मेरी जमीन दे देंगे। दरअसल ये जमींदार उसी राजा का वंशज होता है, लेकिन गुरुआ उसे ऐसा गंदा काम करने से साफ मना कर देता है, जिस बात पर उस जमींदार को गुस्सा आता है और वो गुरुआ को मार देता है। मारने के बाद वो उसे गांव में फेंक देता है। गांव वाले जब गुरुआ को मरा हुआ देखते हैं तो उन पर कहर टूट पड़ता है, क्योंकि गुरुआ अकेला ऐसा आदमी होता है जो गांव में भूताकोला करता है। शिवा ने भूताकोला करने से मना कर दिया था और अभी शिवा की कोई संतान भी नहीं होती है जो आगे चलकर भूताकोला कर सके। इसके अगले दिन जमींदार गांव में आ जाता है ताकि गांव वालों को उस पर कोई शक न हो और वो गांव वालों के साथ अपनी सहानुभूति जताता है। अगले दिन लीला और शिवा की माँ शिवा को बताते हैं कि गुरुआ को किसी ने मार दिया है। ये बात सुनकर शिवा को बहुत दुख होता है, उसका दिल टूट जाता है। यहाँ सीन उसी फॉरेस्ट ऑफिसर की तरफ मुड़ता है। उसे पता चलता है कि जमींदार ने गांव वालों को धोखा देकर उनकी सारी जमीन अपने नाम पर कर ली है। उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि अगर वो जमीन सच में जमींदार की हो गई तो उसके बाद वो उस जमीन को कभी भी फॉरेस्ट रिजर्व नहीं बना पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अपने खबरियों के द्वारा जमींदार को पता चल जाता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर को उसके कांड के बारे में सब कुछ पता लग चुका है, इसलिए वो जल्द ही इस जमीन को फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर देगा। इसलिए वो शिवा को जेल से बाहर निकाल लेता है। उसे पता था कि फॉरेस्ट ऑफिसर से वो अकेला नहीं लड़ सकता, इसमें उसे शिवा की जरूरत पड़ेगी। जेल से निकलकर शिवा सीधे जमींदार के पास पहुंच जाता है, जहां पर जमींदार उसे बताता है कि तुम्हारे भाई गुरुआ को और किसी ने नहीं बल्कि उसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने मारा है। ये बात पता चलने के बाद शिवा अपनी तलवार लेकर एक लोहार के पास चला जाता है ताकि वो उसकी धार को तेज करके उस फॉरेस्ट ऑफिसर को मार सके। लेकिन तभी वो लोहार शिवा को बताता है कि जिस दिन तुम्हारे भाई गुरुआ की मौत हुई थी, मरने से पहले मैंने उसे जमींदार के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था। इस बात से शिवा को जमींदार पर शक हो जाता है, लेकिन तभी उस लोहार की दुकान पर कुछ आदमी आते हैं जो शिवा को मारने लगते हैं। शिवा बहुत ही हिम्मत से उन आदमियों का मुकाबला करता है और एक एक करके उन्हें धूल चटा देता है। इसके बाद शिवा जमींदार के पास आता है। वहां से निकलने के बाद जब शिवा अपने घर की तरफ अपनी बाइक पर जा रहा था, तभी उसे अचानक अपने सामने देवा दिखता है। देवा को देखकर अचानक से शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी शिवा के सामने वो आभूषण पहना हुआ सुअर भी आ जाता है। लेकिन अब की बार शिवा उस सुअर को देखकर नहीं डरता, बल्कि वो उसका पीछा करता है। वो सुअर ठीक उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर शिवा का पिता गायब हुआ था और उस जगह पर पहुँचने के बाद वो सुअर भी अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस सुअर और शिवा के फादर का कोई ना कोई कनेक्शन है। इसके बाद शिवा वापस अपने गाँव में आ जाता है। वहाँ पर उस वक्त वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी होता है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर जमींदार के कारनामों के बारे में गाँव वालों को बता देता है। वो गाँव वालों से कहता है
कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें इस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करवाना ही होगा। एक बार ये रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हो जाए, उसके बाद हम सरकार को एप्लीकेशन देकर आपको आपकी जगह वापस दे सकते हैं। गांव वालों को अभी अभी उस जमींदार की असलियत पता चली थी, इसलिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उसी वक्त अपने सभी आदमियों को लेकर उसी गाँव में पहुँच जाता है। और यहाँ पर उस जमींदार के आदमी और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ साथ सभी गांव वाले एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब तक गांव वालों के दिल में उस जमींदार के लिए बहुत नफरत भर चुकी थी, इसलिए जमींदार के आदमी और गांव वालों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में फॉरेस्ट गार्ड्स गांव वालों का पूरा साथ देते हैं। इस घमासान लड़ाई में बहुत सारे गाँव वाले मारे जाते हैं। जमींदार खुद इस लड़ाई को एंजॉय कर रहा था और अपनी गन से बहुत सारे गाँव वालों को मार भी रहा था। इस लड़ाई में बस्ती वालों को बहुत नुकसान पहुंचता है। जमींदार का एक आदमी जो कि बहुत ताकतवर होता है, वो शिवा को गर्दन से पकड़कर हवा में उठाता है। बहुत देर तक हवा में लटकने के बाद शिवा की बॉडी मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो जाती है। यहाँ पर हम व्यूअर्स को लगता है कि शिवा मारा गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जमींदार के मन को शांति नहीं मिलती। वो गाँव वालों को बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन तभी अचानक से देवा शिवा के पास प्रकट हो जाता है। वो उसके कान में आवाज देता है, जिससे शिवा एकदम से ही खड़ा हो जाता है और देवा उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर दरअसल शिवा के अंदर गुलिगा आ चुका था और गुलिगा बहुत खतरनाक होता है। वो उस जमींदार के सभी आदमियों को मार देता है और जमींदार से कहता है कि पंजुडली देवा शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे खून से मैं यहाँ की मिट्टी को सींचूंगा। और इसके बाद गुलिगा शिवा की बॉडी के थ्रू उस जमींदार को मार देता है। अब यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है और हम शिवा को भूताकोला करते हुए देखते हैं, क्योंकि शिवा के अलावा अब उसके खानदान में कोई भी आदमी नहीं बचा था, इसीलिए वो खुद ही भूताकोला कर रहा था। यहाँ पर शिवा के अंदर मौजूद देवा उस पुलिस इंस्पेक्टर और गांव के कुछ लोगों को गांव की जिम्मेदारी सौंप देता है और इस सीन में हम लीला को प्रेग्नेंट भी देखते हैं। और इसके बाद शिवा बिल्कुल अपने बाप की तरह मशाल लेकर जंगल के अंदर चला जाता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके पिता गायब हुए थे। शिवा के पिता के अंदर जो पंजुडली देवा आया था, वो शिवा को ग्रीट करता है और इसके बाद शिवा भी उसी की तरह गायब हो जाता है और तब से अब तक शिवा को किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, दरअसल शिवा उसी दिन मारा गया था जब जमींदार के आदमी ने उसे हवा में उठाया था, लेकिन अभी तक गुलिगा ने उसकी बॉडी को पोजेस करके रखा था ताकि वो पूरे गांव की जिम्मेदारी कुछ लोगों को सौंप सके और लीला के पेट से अगले भूताकोला करने वाले का जन्म हो सके। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि शिवा का बेटा अब बड़ा हो चुका है और शिवा का एक दोस्त उसे उसके फादर की कहानी सुना रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।